बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो मुतहरिक है। पाकिस्तान की कोशिशें जारी व सारी हैं और जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान के सरकारी दौरे पर पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की ईरान की अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई, अब्बास इराक़ची साहब से, और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी व सारी है। दूसरी जानिब मार्को रूबियो साहब के बयानात भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेटो से नाराज़ भी हैं और ईरान से मायदा होता है या नहीं होता। अब नए हुर्मुज़ में टूल सिस्टम का निज़ाम जो है, टोल सिस्टम का जो निज़ाम है उसकी सफारती माहदे की नाकाबिले जो अमल है उसे बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरह का कोई भी मामला ना हो। और इस सारी सूरत हाल पर उन्हें आलमी कवानीन याद आ जाते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने खुद ब्लॉकेट कर रखी है उस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आता कि इसका खात्मा कब तक होगा। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप के जो मिक्स सिग्नल हैं उनमें भी अभी काफ़ी हद तक कमी आई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले वो बड़ी हद तक धमकी आमेज रवैये के साथ, धमकी वाले लहजे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन आजकल में वो ये कह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और हो सकता है कि जल्द जो है ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। जनाब जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल पे पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, आज फिर आपको जहमत दी है कि अभी पाकिस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने हैं। इस वक्त फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर दौरे पर हैं और ये कहा जा रहा है कि अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं, तो क्या इन अहम शख्सियात में ईरानी सुप्रीम लीडर भी हो सकते हैं? इस वक्त मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वो हाई सिक्योरिटी में हैं और उनके साथ जो कम्युनिकेशन किसी किस्म की नहीं हो रही, और जो भी कोरियर्स हैं वो फिज़िकली जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि फॉर द सिक्योरिटी रीज़न आई डाउट के हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात जो है वो इरानी सुप्रीम लीडर से होगी। अगर हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि देखिए, हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं फील्ड मार्शल साहब के दौरे से या इंटीरियर मिनिस्टर के दौरे से नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी गेम है। ना अमेरिका अपने मफादात का सौदा करेगा, ना ईरान करेगा। ईरान ये समझता है कि उसको एक स्ट्रेटेजिक एज है, और ईरान अपनी जो 47 साल, जो गुज़श्ता 47 साल है सिंस 1979 ऑनवर्ड्स, ये पहला मौका है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बनवा सकता है। सही। और अगर ये मौका उनके हाथ से जाता रहा तो मेरा ख्याल ये है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट नहीं होंगी। उसके अलावा जो बुनियादी चीज़ है कि ईरान 2-4 चीज़ें करवाना चाह रहा है अपने इस पूरे के पूरे जो निगोशिएशन प्रोसेस। एक तो ये कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर वो हर सतह के ऊपर, हर लेवल के ऊपर अपनी खुद मुख्तारी चाहता है। इस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी। और इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उनकी, दैट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी। इकोनॉमिक सैंक्शंस आपको जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेकेंडरी, प्राइमरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए, यूएस कांग्रेस के ज़रिए और बाकी जो मगरबी ममालिक हैं उन सबको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं। बाकी दूसरा मसला रहा कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं। अमेरिकन बुनियादी तौर पे चाह रहे हैं कि आप 20 साल अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें। मेरा ख्याल है कुछ के ऊपर एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है। वो 20 साल कह रहे हैं, हो सकता है 10 साल, 12 साल के ऊपर कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाए। जावेद साहब, जिस आपने फरमाया कि इस हवाले से नेगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है, और अभी भी जिस मार्को रूबियो अभी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जौहरी हथियार रखने की बात है तो वो तो ठीक है कि मामला कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो अफजूदा यूरेनियम है वो बार बार कहा जाता है कि हम ईरान में नहीं रहने देंगे। और अभी आपके सामने खामनाई साहब का भी बयान होगा, सुप्रीम लीडर का बयान होगा। उन्होंने कहा कि हम उसे किसी सूरत पर भी बाहर नहीं जाने देंगे, इससे हमारे अपने जो मामलात हैं और जिस तरीके से हमारे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है वो शायद स्टेक पर चला जाता है। देखिए, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम जो कि 60% तक इनरिच्ड है, जिसका मतलब ये है कि चंद हफ्तों में वो वेपन ग्रेड तक उसको साइकिल किया जा सकता है और पॉसिबली न्यूक्लियर बॉम्ब जो है बनाया जा सकता है। अगर ईरान सारी चीज़ें अमेरिकन को दे देगा जो वो मांग रहे हैं,
تو جو اکنامک ریلیف ایران اس وقت ڈھونڈ رہا ہے وہ شاید نہ ملے. میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنڈیشن اور لنک کی جائیں گی. لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب پچھلے سال جنگ ہوئی تھی جون میں تو 400 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے اس میں جو سیٹلائٹ رپورٹس ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اس کے مطابق ایران اس کو وہاں سے اٹھا کے لے گیا تھا. اب جو پوزیشن ہے ایران کی شاید وہ مختلف ہے کہ وہ جو دونوں نیوکلیر سائٹس کو تباہ کیا گیا ہے اس کے ملبے کے نیچے وہ چلا گیا. اب اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں. اگر نیوکلیر ہتھیار ہوتے آج امریکہ اور اسرائیل ان کے اوپر چڑھ نہ دوڑتا. تو دیکھیں اس لیے یہ ایران کی جو خواہش ہے یہ بڑی لیجٹیمیٹ ہے اور ایران کسی طرح بھی میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں پوری طرح گیون نہیں کرے گا. 400 جو کلو گرام یورینیم ہے اس کو رشیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے, پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے, چائنا کے حوالے کیا جا سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایرانیز جو ہیں کسی طور کے اوپر بھی وہ اس کو امریکہ کے حوالے کریں گے. ایک اور صورتحال ہے, ایک اور آپشن ہے, اگر وہ مٹیریل واقعی ڈسکور ہو جاتا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے مانیٹرنگ میں وہ مٹیریل دے دے لیکن وہ ایران میں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باقی جو مطالبات ہے ایران کے اگر کسی ڈیل میں وہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ IAEA کے جو نمائندگان ہوں گے ان کو سائڈ پہ کر دے گا اور کہے گا دیکھیں جی ہم اس کو پھر ویپن گریڈ تک انرچ کر رہے ہیں. تو ایران اپنا ڈیٹرس جو ہے میرا نہیں خیال کسی بھی طور پہ امریکہ کے حوالے کرے گا. اچھا, اس ساری صورتحال میں یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اگر کہیں پر یہ معاملہ نہیں بیٹھتا تو پھر ہم یہ توقع کریں یا یہ اس بات کو دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم امریکہ کو بہت رجڈ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں, اور ابھی تو بات ہو رہی ہے جو معاہدہ کا متن جو سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ سول تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا, فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں, اور بہت ساری باتیں اور جس طریقے سے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی معاہدے ہوتے ہیں تو امریکہ یا اسرائیل کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی موقع فائنڈ آؤٹ کر کے اپنا جو ہے معاملات پورا کر لیتے ہیں, حملے بھی کر لیتے ہیں, صورتحال کر لیتے ہیں. تو اس اعتماد کی فضا کو آپ قائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور اگر اسی یورینیم والے معاملے پر بھی بات نہیں بیٹھتی تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں اس وقت اگر کوئی پلیئر ہے جو اس پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے اور اس نے ماضی میں بھی کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, وہ شیطان اعظم اسرائیل ہے. اور لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بہت ڈیسپریٹ, اس کو ڈیل چاہیے, اس کو فیس سیونگ چاہیے. اور اگر ایران زیادہ ٹف ٹائم دے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 2-3 دن حملے کرے گا, پھر کہے گا جی کہ میں نے ملٹری وکٹری ڈکلیئر کر دی اور میں واپس جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی اور یہ ٹینشن موجود رہے گی, لیکن جنگ ختم ہو جائے گی. ایک آپشن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. جی. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایران اس وقت تیار بیٹھا ہوا ہے. اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو کیا ہوگا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. میرے خیال میں چین نے اور رشیا نے بہت سارے ہتھیار جو ہے ایران کو اس وقت سمگلنگ کر دیے. جو نیول بلاکیٹ کیا گیا ہے عربین سی میں, اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کا, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو خدشہ تھا, CIA کی رپورٹ تھی کہ چائنا جو ہے وہ کمرشل ویسلز کے ذریعے بہت سارا جو ویپنز ہے وہ سمگلنگ کرے گا ایران. اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی, ایک آدھ ویسلز کو روکا بھی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیسپین سی بھی موجود ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ 6-7 ملکوں کے بارڈرز ہیں, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران کیا کرے گا. ایران جو ہے جو ڈسلیٹیشن پلانٹس ہیں جو گلف سٹیٹس میں, خاص طور پہ UAE کا, خاص طور پہ جو کویت کا, ان کو تباہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہفتوں سے زیادہ جو وہاں پہ اوورسیز ہیں, جو ورکرز ہیں, وہ نہیں رہ سکیں گے. وہاں پہ ایک فیمن شروع ہو جائے گا, اور ان کی جو سب سے بڑا ریونیو کا سورس ہے اور دنیا کی اکانومی کا پہیہ ہے وہ چل رہی ہے اس کے اوپر, ان کی آئل ریفائنریز جو ہیں اس کو تباہ کر دیا جائے گا. اور جو UAE اور بحرین ہے, مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر جنگ زیادہ لمبی ہوئی تو وہ شاید وائبل سٹیٹ بھی نہ رہے, ایران تباہ کر دے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو UAE ہے وہ اسرائیل کی فارورڈ بیس ہے, اسرائیل کی پراکسی ہے, اسرائیل کے بہت سارے جو
हज़ारों लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई है, पूरा उनका एस्पिनॉज नेटवर्क है। मेरा नहीं ख्याल कि उस जंग की सूरत में जो है ईरान को छोड़ेगा। और ये भी बात मैं आपको बताता चलूं कि ईरान जो है अंडर सी केबल जो है उनके नक्शे भी उन्होंने आउट कर दिए, वो भी वो तबाह कर देगा। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, बड़े बड़े प्लाजाज हैं, उसको भी वो तबाह कर देगा। और डेटा सेंटर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गल्फ स्टेट्स के अंदर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का। मेरा ये ख्याल है कि उसको भी ईरान हिट करेगा। सही। जावेद साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरीके का आपने नक्शा खींचा है और जिन ऑप्शंस की आपने बात की है, इसी सारे तनाजुर में हम देखें तो सदर शी का जो बयान है अभी जो उन्होंने प्यूटन के साथ दिया कि यकतरफा गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी, अब उसको बंद होना पड़ेगा, तो उसको क्या हम इस तनाजुर में ले सकते हैं जो नक्शा अभी आपने खींचा है? देखें, अमेरिका और रशिया जो है वो सरेआम जंग तो नहीं लड़ेंगे अमेरिका के साथ। वो क्या कर रहे हैं जी। चाइना जो है वो रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस देगा, जिस तरह उन्होंने पहले दी। आप देखेंगे ईरान के जो टारगेट्स हुए हैं पूरी गल्फ स्टेट के अंदर जितनी मिलिट्री बेसेस है अमेरिकन की, वो एक्यूरेट थे। एक्यूरेट उसकी वजह क्या था कि रियल टाइम में चाइनीज सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे थे। और इसके अलावा देखें, ये कोई मामूली बात नहीं कि अमेरिका की जो है सारी की सारी मिलिट्री बेस उड़ा दी गई, उनके रडार सिस्टम को उड़ा दिया गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो इसलिए इस दफा मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे बड़ा ईरान को प्रॉब्लम आ रहा था कि जो जंगी जहाज हैं अमेरिका के और इसराइल के, इसराइल आपको पता है कि खुफिया एक मिलिट्री बेस इराक से ऑपरेट कर रहा था, उन जंगी जहाज़ों को उड़ाने के लिए मेरा ये ख्याल है कि ईरान के पास कोई ना कोई सिस्टम आ गया होगा जिसके तहत इन तैयारों को या तो जैम कर दिया जाएगा या इनको शूट डाउन कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि कुवैत पे कुछ जंगी जहाज़ों जो अमेरिकन हैं वो नीचे अचानक गिर गए विदाउट एक्सटर्नल फायर। उसका मतलब ये है कि चाइना ने वो जो जैमिंग टेक्नोलॉजी है वो दी हुई है। अब बड़ी पिक्चर ये है कि अमेरिका और चाइना सरेआम कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल लिबरल ऑर्डर है वो यकतरफा है, ये हेजमोनिक है, इस दुनिया को नए पॉलिटिकल ऑर्डर की जरूरत है। जो ब्रिक जो है इस वक्त जो क्या कर रहा है वो अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम ला रहा है। और ये अगर जंग तूल पकड़ गई तो याद रखें कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो बैठ जाएगी। लिंच पिन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना वो ये पेट्रोल की जो है एक्सपोर्ट है, ये क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट है जो गल्फ स्टेट्स कर रही हैं और गल्फ स्टेट की इकोनॉमी है। तो मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप विल हैव लॉट टू लूज, इसलिए इतना आसान नहीं है कि वो इस दफा दोबारा ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा कि मार्को रूबियो ने जिस तरीके से कहा है कि हुर्मुज़ को लेकर, क्योंकि ब्लॉकेट तो वहीं पर कायम है और हम ये समझ रहे थे कि चीन के साथ जब उनका मामला जो उनका दौरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर भी बात होगी, लेकिन वो उस तरह के नतायज सामने नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईरान इस सारी सूरत हाल में इनकार करता है, क्योंकि अभी ये नहीं तय पाया कि वो हाँ करता है ना करता, तो वो हुर्मुज़ खोलने के मुतबादिल मंसूबों की तरफ गौर कर रहे हैं। तो वो मुमकिन मुतबादिल मंसूबे आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो तो साथ नहीं देंगी, यूरोप तो साथ नहीं देगा। ये जितनी बातें हो रही है मेरा नहीं ख्याल कि ये होने वाला है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में उन्होंने अमेरिका ने खोलने की कोशिश कर ली ना, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑपरेशन जो है उसका क्या नतीजा निकला। तो फिर ये आ जाके जब इनके पास कुछ बन नहीं पाता तो फिर ये कभी कहते हैं हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पे उसको बंद कर दिया, कभी कहेंगे हम गल्फ स्टेट की दरख्वास्त के ऊपर बंद कर दिया। देखें, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का जो इस वक्त डिफेक्टो कंट्रोल है और बड़ा इफेक्टिव है, उसको अनब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ईरान की हुकूमत उनको ख़त्म करनी पड़ेगी। और इनका ऑलरेडी कंक्लूजन ये है कि ईरान की जो हुकूमत है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली जंग अमेरिका हार चुका है। मैं समझता हूं कि जैसे ये जंग ख़त्म होगी आप देखेंगे कि अमेरिका गल्फ स्टेट के अंदर दोबारा मिलिट्री बेसिस नहीं बना सकेगा। ये गल्फ स्टेट जो है दे आर लुकिंग फॉर न्यू सिक्योरिटी अम्ब्रेला। और मेरी नज़र में जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है उसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे ममालिक जो हैं ये आप गल्फ स्टेट को प्रोटेक्शन देंगे। अमेरिका यहाँ से जा रहा है। हाँ, अलबत्ता जो यूएई है मेरा ख्याल है कि इट विल स्ट्रेट वे गो इनटू द हैंड्स ऑफ द इजराइल। सही। बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब आपका और आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे दीगर मेहमान साथ होंगे। हमारे एजाज महमूद साहब और वजिया सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ख़ित्ते में पाकिस्तान की अमन काविशें, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। और जिस तरह जावेद राना साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि अमरीका को इस ख़ित्ते से जाना पड़ेगा, इसी हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारुफ आपसे करवा दूँ तो जनाब एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वजिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। जनाब एजाज़ महमूद साहब, सर फरमाइएगा, सर इस सारी सूरत हाल में आप क्या तवक्कुआत रखते हैं जब पाकिस्तान जो है अमन की कोशिशें जारी और सारी रखे हुए है और फील्ड मार्शल जो हैं ईरान पहुँचे हैं और अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी हैं, तो हम ये समझें कि इन मुलाकातों के, क्योंकि पाकिस्तान की काविशें बहुत से मुस्बत रंग तो ला रही हैं, लेकिन हम ये तवक्कुआत रख सकते हैं कि जल्द अज जल्द या ईद के करीब करीब ये इस्लामाबाद टॉक्स 2 का जो राउंड 2 है वो शुरू हो सके? जी, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन पाकिस्तान की जो काविशें हैं और बैक एंड फोर्थ जो हमारे डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रही हैं तमाम अफ्रीकैन के साथ और बिलखसूस ईरान, रिसेंटली हमारे मिनिस्टर साहब भी गए और उसके अलावा अब फील्ड मार्शल साहब का दौरा है। तो ये एक तो इससे ये उम्मीद पैदा होती है कि जब इतने हायर लेवल पे एक एक्सचेंज हो रही होती है तो उसमें एक कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जी। और पाकिस्तान इसीलिए प्रोएक्टिवली इस मुहिम पे है। और ये पाकिस्तान पहले भी बारहा इस चीज़ का इजहार कर चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। पाकिस्तान उसमें एक फैसिलिटेटर है, एक ऐसा पूरे एतमाद और बाएतमाद पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर रहा था, जहाँ पे दोनों अफ्रीकैन जो हैं उनको पाकिस्तान की जो फैसिलिटेशन है वो तो मुयस्सर थी ही, लेकिन वो पाकिस्तान के मशवरे के मुताबिक पाकिस्तान की जो इनपुट्स थी वो भी बड़ी जो है सीरियसली और अप्रोप्रिएट लेवल पे वो कन्वे होती रही और उस पर रिस्पॉन्स भी आता रहा। वो सीज फायर में एक्सटेंशन की बात हो या कुछ और विजिबल जो ऑप्टिक्स होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और मौजूदा दौरा जो है ये यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल है और हमें ये तवक्को रखनी चाहिए और इसके लिए हम तवक्को रखने में हक बजाने होंगे कि इंशाल्लाह ये हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने में उस अमल को तेज करेगा। सही। वजिया सईद साहब आप फरमाइएगा, इस दौरे से बहुत सी मुस्बत तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता की जा रही हैं और हम भी इसी बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम थोड़ा सा हट के इस पूरे सिनेरियो को देखें, हम पहले भी बहुत मरतबा इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त दो ऑप्शन जो हैं हमें बिल्कुल क्लियर कट सामने नज़र आते हैं, या फिर मुज़ाकरात की मेज़ है या फिर अमेरिका की जानिब से दोबारा हमला है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन इस वक्त जो है वो डोमिनेंट नजर आ रहा है? एहसन, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आप देखिए, याद कीजिए कि 2 दिन पहले जो है मोहसिन नकवी जो है वो ईरान में थे, आज सीडीएफ भी चले गए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो अपना वाइटल रोल प्ले कर रहा है जी। और दोनों फरीकैन की तरफ से बार बार इस एतमाद का इजहार करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। कि मार्को रूबियो का भी आज बयान मैंने देखा कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के अलावा किसी और मीडिएटर के साथ नहीं है, पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर। जी। और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया दोनों जा रहा दोनों है। जानिब से पाकिस्तान की कोशिशें, एतमाद है पाकिस्तान के जी ऊपर, बिल्कुल, दोनों जानिब से जी पाकिस्तान बिल्कुल, पे एतमाद है। जी दोनों जानिब से। लेकिन यहाँ पर ना मामला देखिए, जो मैं आप और बहुत सारे लोग जो हम बैठ के टेलीविजन पे तज्जिए करते हैं ना, ग्राउंड रियलिटीज जो है उससे बहुत ज्यादा जी। मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली नई अपडेट्स को अगर आप देखें तो ईरान ने जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का जो एक कयाम अमल में लाया और उसका जो एक मुजव्वजा नक्शा उसने जो है सामने पेश किया, उसकी जो हदूद है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 22,000 किलोमीटर आगे तक निकलकर ओमान और फजीरा तक पहुंच रही है, नॉर्थर्न फजीरा तक। और आज यूएई की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट जो है, बड़ा सख्त अल्फाज में जो है इस बात के ऊपर जो है वो ईरान को स्नब किया गया और उसको कहा गया कि वो इससे पीछे हटे,
کہ ایک تو یہ کہ ان کی طرف سے پہلا پوائنٹ تو کافی عرصے سے یہی ہے کہ ایران جو ہے اپنا نیوکلیر پروگرام نہ کرے، لیکن آج اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے کی جو بات ہوئی ہے، جس کی جو مجوزہ جو نقشہ ہے اس کی سرحدیں جو ہے ناردرن صدرن فجیرہ تک جا رہی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، تو یو اے کے جو خدشات ہیں وہ ان کا شدت سے اظہار کر رہے ہیں، اور یو اے جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا کلوز الائی ہے. صرف اسرائیل ہی نہیں، یو اے بھی خطے میں امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے، اور اس کے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور امریکہ کو پریشرائز کرنے میں خالی اسرائیل ہی نہیں، خطے کے دیگر ممالک بھی شامل ہیں کہ ایران کے خلاف جو ہے سخت جو ہے قدم اٹھایا جائے. دوسری طرف پاکستان ہے، پاکستان امن امان بھی قائم کر رہا ہے. پاکستان کے تعلقات یو اے سے بھی اچھے ہیں، امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران سے بھی اچھے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کو فوجی جو ہے معاملات سے ہٹا کر ٹیبل ٹاکس کی طرف آیا جائے اور یہاں بیٹھ کر بات کی جائے. تو میرے خیال میں سی ڈی ایف کا جو دورہ ہے آج کا، اس کے اندر کچھ نئی جہتیں بھی آ گئی ہیں، کوئی نئے جو ہے وہ ان کے لیے نئے چیلنجز بھی ہیں. دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی اونٹ کے کروٹ بیٹھنے کا ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا. جناب ایئر وائس مارشل صاحب، سر فرمائیے گا، اس ساری صورتحال میں ہم نے جو معاہدے کا متوقع متن ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے مطابق جو ہے تمام محاذوں پر فوری طور پر اور غیر مشروط جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے. سویلین آبادی اور جو سویلین تنصیبات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ نہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور فوجی آپریشن سمیت میڈیا وار فوری طور پر ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ان ساری صورتحال میں سر فرمائیے گا کہ ضامن کون بنے گا؟ کیونکہ اگر کل 2 دن پہلے کی کال کی بھی بات کی جائے تو بڑی جو ہے بحث و تکرار ہوئی صدر ٹرمپ کے درمیان اور نتن یاہو کے درمیان، اور اس معاملے کو بھی لے کر بہت زیادہ تکرار ہوئی کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پورے امن پروسیس کا یا ڈائلاگ پروسیس کا، کیونکہ ابھی تو یہ ڈائلاگ کی سٹیج پہ ہی ہے، اس کا سب سے بڑا ڈائلما ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی ملک بھی وہ نہ تو ایک ان دونوں فریقین کی لیے گرنٹر بن سکتا ہے، اور نہ ہی امریکہ جس نے اسرائیل کے بہاف پہ یہ جنگ شروع کی اور اب تک لڑ رہے تھے، اور اب مذاکرات بھی ان کے بہاف پہ ہی کر رہے ہیں، تو امریکہ کے پاس بھی ایسا کوئی جو ایشورڈ لیوریج نہیں ہے کہ جس پہ وہ جو کمٹمنٹ دے. ہم ایک لمحے کے لیے اگر زیوم بھی کر لیں کہ امریکہ جو تمام امور جس کے اوپر وہ ایگری کرتا ہے وہ اس میں سنسیئر بھی ہو، تو امریکہ کے پاس بھی ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو معاہدہ ہو جائے، اس معاہدے کے نتیجے میں ایک ایکشنیبل جو ہے لائحہ عمل تیار ہو جائے اور اس پہ عمل ہونا بھی شروع ہو جائے، تو کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد اسرائیل اس کو سیبوٹاج نہ کر دے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس خطے میں امن جو ہے اس کا اصل دشمن جو ہے وہ تو اسرائیل ہے، اور اگر مکمل امن ہی ہو جاتا ہے اس خطے میں تو اور پھر ایک دوسرے کے ساورن اسٹیٹ کے طور پہ، آپ کو یاد ہوگا چائنیز گورنمنٹ نے 4 نکات جو ہے وہ پیش کیے تھے وزٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اس میں سے پہلا یہ تھا کہ جی پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے ایز ساورن اسٹیٹس وہ ہونی چاہیے، سورینٹی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے، اور سیکیورٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو پیراڈائم ہے اس کو جو ہے ایک وائبل بنایا جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتی، اور اس لیے یہ سوچنا کہ جو بھی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایکشن پلان بنے گا، معاہدہ ہوگا، اس کی لائف بڑی انڈیورنگ ہوگی، تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. وہ اگر کچھ سالوں کے لیے بھی ہو جائے تو بڑی بات. جی تو سر، یعنی آپ نے جتنی گفتگو کی تو اس سے ہم یہ پھر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں امریکہ بھی اسرائیل کو نکیل ڈالنے میں قاصر ہے. دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سی ڈائنامکس ہے. کبھی تو ایسے لگتا ہے یا ایسے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے
وہ امریکن سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے جنگ کی صورت میں جتنی جو فورس پروجیکشن یا آپشن امریکہ کے پاس ہیں وہ اسرائیل کے پاس تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک ایک انفلوئنس کی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے کہ کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے, لیکن وہی لوگ کسی دوسرے لمحے ایک انالیسس کرتے ہیں تو اس میں بڑی وہ آرگومنٹ اور ایویڈنس ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اسرائیل کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے ریلیشن شپ ہے, کیونکہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹوٹل فائنینشیل جو جتنے لنکیجز ہیں وہ سارے ان کے نوڈلز پوائنٹس پہ جو ہے وہ بالعموم آپ دیکھیں جوئش یا زائنسٹ لوگ ہیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ملٹی نیشنلز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ لیوریج ہے امریکہ کے اوپر. صحیح, یہ جو لیوریج ہے اسی پر وجہ سعید صاحبہ آپ بھی فرمائیے گا, جیسا ایئر وائس مارشل صاحب نے فرمایا کہ زائنسٹ لابی جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے. اگر ابھی کی ساری صورتحال دیکھی جائے, جس طرح ہم نے کانگریس کے اندر بھی معاملے کو دیکھا اور 50 and 49, اور ابھی جو ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے قرارداد کی ووٹنگ بھی مؤخر ہو گئی اور یہ سارا معاملات چل رہا ہے, تو اس میں بھی ہم یہی سمجھیں کہ یہ زائنسٹ لابی کا کمال ہے. احسن, جب سے صدر ٹرمپ نے یہ دوسرا والا الیکشن جیتا ہے اپنا موجودہ الیکشن, میں تب سے بار بار ٹی وی چینلز پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آج سے پہلے ہم کہتے آئے تھے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی پراکسی ہے, لیکن اب ہمیں کہنا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی کا کام کر رہا ہے. اور اس وقت جو موجودہ امریکی گورنمنٹ ہے صدر ٹرمپ کی, یہ سب سے زیادہ پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے. یہ میں نے ان کے حلف اٹھاتے والے دن بھی کہا تھا اور آج بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس قدر حد تک چلے گئے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ایران کے ساتھ ایک بیکار اور بے فائدہ جنگ میں جو ہے انہوں نے نہ صرف اپنا نقصان کیا, خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا, اور اب جو معاملات ڈھکے چھپے تھے, جو تلخیاں اندر دبی ہوئی تھی دیگر ممالک کے ساتھ ایران کی اور دیگر ممالک ایران کے ساتھ, وہ ابھر کر باہر آنا شروع ہو گئی ہے اور پوری دنیا کی تجارت متاثر ہوئی ہے, پوری دنیا کا امن امان خطرے میں ہے. تیسری عالمی جنگ کو بڑی مشکلوں سے پاکستان نے ڈالا ہے, لیکن اس طرح کب تک چلے گا؟ امریکنز کو اب کھل کر جو ہے ایک فیصلہ لینا ہوگا کہ امریکہ کی سوورنٹی کو برقرار رکھنا, چلو ایک ہر ملک کا ایک اپنا حق ہوتا ہے, لیکن ایران کے طاقتور ملک بننے سے امریکہ کی سوورنٹی کو, اس کے آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. پریکٹیکلی ایران اور امریکہ کا آپس میں نہ کوئی جوڑ ہے, نہ ان دونوں کو جنگ کی ضرورت ہے. پہلے حملہ اسرائیل نے کیا اور آدھے گھنٹے بعد صدر ٹرمپ جو بڑے جو ہے تام جھام کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنگ تقریباً اسرائیل بیچ میں سے ایک سائڈ پر ہو گیا, جنگ مکمل طور پر امریکہ اور ایران کی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد ابھی تک آپ دیکھیے اسرائیل خاموشی سے ایک سائڈ پر ہے. یہ جو جنگ بندی کی جو کوششیں ہوئی ہیں, جو جنگ بندی ہوئی, وہ تو امریکہ اور ایران کے بیچ ہوئی ہے, اسرائیل کے بیچ تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, امریکہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی اسرائیل کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے اس تمام پیس پروسیس میں, لیکن اس کے باوجود اسرائیل, جیسا کہ ابھی ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا, کسی بھی وقت سبوتاژ کر سکتا ہے. یہاں تک کہ ابھی پیس پروسیس کے دوران بھی ایک آدھ اسرائیل کی طرف سے جو ایڈونچر ہے یا اس کی طرف سے کوئی شک کے نتیجے میں اگر وہ کوئی حملہ کر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ساری کوششیں ایک دفعہ پھر سے خراب ہو جائیں گی. تو یہاں تک امریکنز کو سوچنا ہے کہ دیکھیے اس دفعہ جنگ میں نیٹو نے, یورپ نے, دنیا کے دیگر ممالک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بلا وجہ کی بیکار ایک جنگ ہے جس میں پوری دنیا کو پھنسایا گیا. جسے آپ نے فرمایا کہ نیٹو نے ساتھ نہیں دیا, تو اسی وجہ سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے مارکو روبیو بھی بات کر رہے تھے, تو اسی وجہ سے انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ ایران کے معاملے پر نیٹو اتحادیوں سے ہم سخت ناراض ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کاغذی شعر ہیں اگر صدر ٹرمپ کی بات کی جائے, اور وہ بار بار یہ بیان متعدد بار دے چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم ناراض بھی ہیں. جی بالکل, اب دیکھیے ایک طرف ضرورت نہیں ہے اور ایک طرف ناراضگی ہے. لگے تو اب جو ہے صدر ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں, ہر کوئی آپ کی ہر غلطی میں ساتھ نہیں دے گا. اگر آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے سارے دوست بھی آپ کے ساتھ چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیں گے. تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی, لیکن چونکہ صدر جو ٹرمپ ہیں وہ یہودی لابی کی فنڈنگ کے تھرو آج دوبارہ صدر بنے, اور جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے آپ دیکھیے ان کے جتنے بھی میڈیٹرز آتے ہیں, چاہے وہ جیرڈ کشنر ہے, چاہے وہ اسٹیو وٹکاف ہے, یہ سب یہودی ہیں, اور یہ سارے کے سارے
बेसिकली डिप्लोमेट्स नहीं है, ये सारे के सारे यहूदी आप देखिए बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून हैं, जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं सदर ट्रम्प के और उनके पुराने दोस्त भी हैं, और इसराइली लॉबी के अमेरिका में करता धरता है। तो पूरी दुनिया के सिस्टम को इस वक्त इसराइली लॉबी जो है अमेरिका के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसके नुकसानात अब सबको नजर आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए कितनी अमेरिका ने जब जंग बंदी की, अभी तक बाकायदा जंग बंदी के माहदे पर दस्तखत नहीं हुए, लेकिन आप देखिए 1.5-2 माह होने को आए हैं, अमेरिका की तरफ से जंग बंदी मुस्तकिल जारी। सही कह रही हूँ ना मैं कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी के हक में है, बगैर किसी माहदे के बड़ी खामोशी से उन्होंने जंग बंदी को कबूल किया और उसके ऊपर अमल पैरा है। रोज जो धमकियां होती है वो मेरे ख्याल में सदर ट्रम्प का कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो एक धमकी में दे देते हैं, मूड ठीक होता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। तो एक तो ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सदर ट्रम्प से थोड़ा फोन का इस्तेमाल या उनका एक्स का ट्विटर का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा बंद करा दिया जाए, काफी हद तक मामला ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इतनी आप कहते हैं ना बैकडोर पे इस कदर ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर दोनों ममालिक के बीच सुलह सफाई की कोशिशें हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दीगर कई ममालिक भी इसमें शामिल हैं, उनकी भी सपोर्ट है पाकिस्तान। अच्छा, इसमें मजीद बात करते हैं वजिया सईद साहब, इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खित्ते मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खित्ते में पाकिस्तान की आम कोशिश, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। वजिया सईद साहब फरमाइएगा, जिस तरीके से आपने ब्रेक से पहले भी फरमाया कि फेस सेविंग भी चाहता है अमेरिका किसी ना किसी तरीके से, लेकिन इस सारे मामले में जो मसला एक अहम है वो यूरेनियम का है। अभी सुप्रीम लीडर ने का बयान आपके सामने होगा कि उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी ये हम यूरेनियम अब ईरान से नहीं जा सकता, और अफजूदा यूरेनियम, और फिर उसके बाद यहाँ पर है कि हथियार किसी सूरत नहीं रखने दिए जाएंगे, अफजूदा यूरेनियम ईरान में नहीं रहेगी। तो मामला तो यहाँ पे फिर भी अटका हुआ है, तो क्या मामला बनता फिर आगे नजर आता है? देखिए ऐसा, यही तो बॉटलनेक है जहाँ के ऊपर जो है मामला जाके अटक जाते हैं। अमेरिका को प्रैक्टिकली ईरान के अफजूदा यूरेनियम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 60% तक उन्होंने इसको एनरिच किया हुआ है, एटम बम बनाने की काबिलियत नहीं है, और उनका फतवा भी मौजूद है कि वो नहीं बनाएंगे। उसके बावजूद आप देखिए कि पहले सिर्फ इसराइल ये बात कहता था, आज अगर आप, मैं वही बात आपको बता रही थी कि यूएई की तरफ से जो उनके एक वजीर है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि पहले ये हमारी तीसरी चौथी नंबर की जो होती थी ना एक जो है तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल होता था कि ईरान का जो है ना एटमी प्रोग्राम उसको बंद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज यूएई समझता है कि ईरान का ये हमारे लिए नंबर 1 प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि उस अफजूदा यूरेनियम को कौन उसकी गारंटी लेगा? तो और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान को नहीं देना चाहिए। मैं भी इसके हक में हूँ कि ईरान का हक है कि उसे अपने पास रखे। अमेरिका ने कहा कि 20 साल तक के लिए आप अपना एटमी प्रोग्राम उसको मज़ीद ना बढ़ाएं। ईरान ने 5 साल 7 साल के लिए तो अग्री कर दिया था, ये तो इस्लामाबाद टॉक्स में हो चुका था। तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को थोड़ा सा ना पीछे हटने की जरूरत है। अमेरिका अपना थोड़ा सा जो है प्रेशर बर्दाश्त करे उन ममालिक की तरफ से जो कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल रोल बैक करना चाहते हैं। अमेरिका को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि दुनिया 21वीं सदी का भी चौथाई गुजार चुकी है, और एटमी तवानाई के बगैर तो किसी मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। आपको एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा करने के लिए दीगर कामों के लिए भी इसकी जरूरत है। तो यू कैन नॉट स्टॉप एनी कंट्री कि आप वो अपने जो है ना एक जायज हक को हासिल ना करें। रही बात यूरेनियम को किसी को देने की, तो उसके लिए रूस अपनी खिदमत ऑलरेडी दे चुका है। 2015 में भी इसी तरह के मामले में रूस ने अपनी जो है कुछ खिदमत दी थी और कुछ यूरेनियम उनके पास गया भी था। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अमेरिका को थोड़ा सा इस मौजू पे पीछे हटना चाहिए। ज्यादा बड़ा मसला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी वजह से स्टक हुई है, एक ऐसी पोजीशन में है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान का सामना है। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, इस हवाले से भी आपके सामने एक पॉइंट रखना है मैंने। इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल साहब से भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिफाई नुक्ते निगाह से बताएं कि सर बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका जिस तरीके से वो धमकियां दिए जा रहा है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे अगर ये मुआहदा नहीं होता, क्योंकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मुस्बत इशारे तो हैं लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि ईरान इस पे हाँ करता है या ना करता है या क्या होता है या क्या नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो जिसे हम कहते हैं कि अभी भी हमारी नज़र में बहुत सारे अहदाफ अभी बाकी हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं और जवाबी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ईरान क्या करेगा? देखिए, जहां तक अमेरिकन जो
प्रोपेगेंडा मैं कहूँगा, या जो मीडिया में जिस तरह की वो उनकी तरफ से कम्युनिकेशंस हो रही हैं, जी वो उनके अपना एक इशू है कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, अपने वोट बैंक को, और वैसे भी दुनिया में एक सोल सुपर पावर का इमेज जो है उसको इंटैक्ट रखने के लिए या उसको रिस्टोर करने के लिए वो ये एफर्ट करते रहेंगे। और लेकिन इसका मुज़ाकरात की जो प्रोग्रेस है उससे कोई इसका जो है डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो अपनी जगह पे चल रहे हैं। कभी भी किसी भी स्टेज पे अमेरिका ने या ईरान ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और अब हम जो है वापस सीज़ फायर तो उसी तरह ही चल रहा है जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि वो ये सारा प्रोसेस इनिशिएट अमेरिका ने किया जो सीज़ फायर का है। लेकिन जाहिर है अमेरिका को अपनी फेस सेविंग के लिए एक ऐसी एग्जिट विंडो चाहिए जिस पे वो अपना नैरेटिव बिल्ड करके एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट कर सके। उनका असल अलमिया ये है। जहाँ तक न्यूक्लियर, डेफिनेटली ईरान को 2015 में तो ईरान का स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन उस वक्त जंग नहीं हुई थी। अब जंग में ईरान ने वो जो है आप कह लीजिए कि वो अब बैटल हार्डन स्टेट की हैसियत से हर चीज को देख रहा है और उस पे अपना जो है एक्सर्ट कर रहा है। तो किसी भी सवरन रियासत के तौर पे उनको भी उतना ही हक है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जितना इजराइल को है इस खत्ते में। और वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के वो सारे कंप्लायंसेस वो कर रहे हैं, तो आप उनको डिप्राइव नहीं कर सकते। तो इस पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अमेरिका को थोड़ा सा इस पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगी। और अमेरिका की गलत जो है स्ट्रेटजी की वजह से अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल, जो कि इस जंग का की बुनियाद नहीं थी, इस जंग की वजह नहीं थी, बल्कि जंग के नतीजे में हुआ, उसको अमेरिका ने इस तरह मैनेज किया या मिस मैनेज किया टू बी प्रिसाइज, कि अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है इस पूरे मसले का। तो उस चीज को भी ईरान जो है उसको कैपिटलाइज करना चाहता है। और वो अगेन चूंकि देखें बात दरअसल ये है कि इस जंग में ईरान ये जंग हारा नहीं है और अमेरिका ये जंग जीत नहीं सका। तो ये वो ऐसी कोई जंग बंदी नहीं हुई कि जो एक फ्रीक जो है वो बिल्कुल हारे हुए फ्रीक की तरह टेबल पे आके बैठ गया और आपने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स उन पे जो है ना लागू कर दी और वो आपकी तमाम बातों पे साइन करके बेइज्जत होकर अपने घर चले गए। वो एक बड़े लेकिन दूसरी जानिब ख्वाहिश यही है। ख्वाहिश देखिए जी, ख्वाहिशात तो रखना हर किस हक है ना जी, उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा है नहीं, तो इसलिए ईरान कोई भी चीज़ उनको प्लेट में रख के नहीं देगा। जो चीज़ ईरान ने मैदान जंग में नहीं हारी वो मुज़ाकरात की मेज़ पे क्यों हारेंगे। और आपको पता है कि ईरानियन जो है वो बड़े अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, निगोशिएशन के लिए उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, जबकि उनके मुकाबले में अमेरिकन टीम जो इस्लामाबाद में आई थी वो तो बिल्कुल नॉविक्स है उनके सामने। उनकी इसके अलावा कोई उनके क्रेडेंशियल नहीं थे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं या उनके जो है रिलेटिव्स हैं। इसके अलावा उनके मुकाबले में आप ईरानियन साइड को देखिए, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टरेट्स किए हुए लोग और जिन्होंने बहुत सारे नाजुक अदवार में ईरान के लिए मुज़ाकरात किए, उतने एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए। सर मेरे पास टाइम थोड़ा सा रह गया है, मैं चाहता हूँ वजिया सईद साहिबा से आखिरी पॉइंट ले लूँ, क्योंकि उन्होंने हुर्मुज़ की बात की और अभी मार्को रूबियो ने कहा कि हुर्मुज़ खोलने के हवाले से मुतबादिल मंसूबे होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास मुतबादिल मंसूबे हैं, और अगर हैं तो वो मुमकिना तौर पर क्या हो सकते हैं? देखिए, मार्को रूबियो ने कह तो दिया कि उसके लिए मुतबादिल मंसूबे होने चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपना रखी है जब से जंग शुरू हुई है, उससे तो साबित होता है कि उनके पास कोई मुतबादिल मंसूबा नहीं है। और जो हरकत उन्होंने की कि बिला वजह का एक ब्लॉकेड उन्होंने क्रिएट किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको मजीद आपने जो है बढ़ा दिया, उन खदशात को मजीद हवा दे दी। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन के पास कोई इसका कोई बेहतरीन मुतबादिल मौजूद है जिससे ये खुल सके और लोगों की तकलीफ, दुनिया भर की तकालीफ जो है वो कम हो सके। और ईरान ने देखिए गुज़िश्ता साल जो जंग हुई थी 12 दिन की, उसमें उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर आइंदा इस तरह हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करेंगे।
गुज़श्ता जंग में उन्होंने बंद नहीं किया था। उससे पहले भी जब भी झड़पें हुई, जब भी हालात कशीदा हुए, ईरान ने कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद नहीं किया। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने बंद किया, तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं वो बंद है, और आपने देखा कि ईरान के हाथ इस वक़्त एक ट्रम्प कार्ड लग गया है। उनको अब एहसास हुआ है कि एटमी प्रोग्राम तो बहुत पीछे की चीज़ है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, और जैसा कि अब ईरान की तरफ से उसके ऊपर जो है मज़ीद पेशरफ्त हो रही है, तो देखिए कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को ठीक कर लिया। और अभी बड़ी खूबसूरत बात की थी वाइस मार्शल साहब ने कि ईरान जंग हारा नहीं है और अमेरिका जंग जीता नहीं जीता है, नहीं है। इसलिए ये मामला चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किसी ना किसी एक फरीक को हल्का सा नीचा होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो फरीक सिर्फ अमेरिका हो सकता है। ईरान की तरफ से मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। अमेरिका को झुकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक गलत, नाजायज और जल्दबाजी में एक कदम उठाया था, जिसका खमियाजा जो है उन्होंने भी भुगता और पूरी दुनिया भी भुगत रही। सही, और अब इस सारी सूरत हाल में उन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा। जितनी मर्जी वो फेस सेविंग चाह रहे हैं तो इस सारे मामले को देख रहे हैं। सर फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में अगर हम गल्फ़ की बात करें, गल्फ़ को के अंदर कुछ ममालिक जो हैं उनका टिल्ट जो है इजराइल की तरफ भी है, और अमेरिका के साथ तो सारे के सारे ही हैं, और जिस तरीके से वो अमेरिका के साथ हैं तो उसके अंदर एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये है कि वो अमेरिका या अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर हैं। तो अब की दफ़ा तो वो अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, और फिर ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला किस तरह से आपको बनती हुई नजर आती है? जी, यकीनन देखें, अरब ममालिक और ईरान का जो आपस में ये आज का मसला नहीं है। जी। ये बड़े पुरानी इनकी आपस में जो है कंपटीशन है। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उनके कुछ मुल्कों के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल, डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन उनके जो नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ हैं, सेम मज़हब से होने के बावजूद। और वो बिल्कुल एक दूसरे को अपने लिए थ्रेट ही समझते हैं। अब अगरचे बदलते हुए हालात में कुछ रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, तो ये खुशाइन बात है, और उसमें ख़ास तौर पे सऊदीया और ईरान के अच्छे ताल्लुकात, या कम जो है आप कह लीजिए कि होस्टाइल ताल्लुकात को न्यूट्रल की तरफ लाना और फिर बेहतरी की तरफ लाने में चाइना का बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने टेम्परेचर्स बड़े कंट्रोल किए इस पूरे मामला में। तो ये बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके ऊपर ईरान को अपने करीबी जो हमसाया मुसलमान मुल्क हैं उनके की मुखालफत भी कोवर्टली या ओवर्टली रहेगी। और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तमाम दुनिया जो है, तकरीबन आप कह लीजिए यूरोप ईरान के न्यूक्लियर होने के खिलाफ है, बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो हैं वो उसके खिलाफ हैं, अमेरिका, इसराइल और पी नहीं है। तो ये एक बड़ा डायलेमा है इस पूरे क्राइसिस का। जी सही, एक बड़ा डायलेमा भी है, लेकिन हम अभी भी ख्वाह हैं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब। वो बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल साहब हमारे साथ रहे, एजाज महमूद साहब हमारे साथ रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वजिया सईद साहिबा हमारे साथ रही। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।